जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब परिवार में। और आज हम केमिस्ट्री की इस एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करेंगे अपने नए चैप्टर यानी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसका अगर मैं वेटेज की बात करूं एनडीए एग्जाम में तो लगभग इसके 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाया करते हैं, लेकिन अक्सर 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 3 क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये चीज इसीलिए बार बार बताता हूं ताकि आप लोगों के ध्यान में रहे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप लोग अपने उस चैप्टर की प्रिपरेशन उस हिसाब से कर सके। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की, तो इसमें एसिड्स के बारे में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, बेसिस के बारे में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और सॉल्ट रिलेटेड कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें इस बात को समझना होगा। देखिए, वीक एसिड से क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि वीक एसिड क्या है, इनमें से सबसे वीक एसिड कौन सा है, या इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे रहा है। कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस की बात कर रहा है ना। सॉल्ट की बात कर रहा है कि ये सॉल्ट जो है किस किस एसिड और किस किस बेस से फॉर्म हुआ है ना। पीएच स्केल की बात कर दे रहा है। और अगर मैं बात करूं तो सॉल्ट में भी हम लोगों ने बहुत सारे सॉल्ट जो पढ़े थे उनसे पूछ ले रहा है क्वेश्चंस। और इस तरीके से इस चैप्टर में जो है क्वेश्चंस इस तरीके से हमारे सामने आने वाले हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या करें जी, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को ध्यान से इन कंसेप्ट्स को पढ़ना होगा ताकि हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर सके। अभी आप लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ख्याल रहना चाहिए बच्चों, आपका टारगेट होना चाहिए 16 अप्रैल 2023 एनडीए का एग्जाम, बस। और उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अपनी पढ़ाई सही से करनी है और अच्छी तरीके से करनी है ताकि हम लोग अपने टारगेट को सही से अचीव कर सकें। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस सेशन का वो है अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज अ, ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज अ कंजुगेट, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट होता है क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट वीक बेस होता है। आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही कंजुगेट वीक बेस होगा, कंजुगेट वीक, ओके। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही उसका वीक कंजुगेट बेस होगा। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं HCl की, तो HCl कैसे डिसोसिएट होता है, H+ आयंस में और Cl- आयंस में। तो HCl एक क्या है हमारे पास, मैं ऐसे से रिप्रेजेंट करूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड को, ठीक है, ऐसे, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो कंजुगेट वीक बेस होगा यानी कि WB क्या है इसका, क्लोराइड आयन, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूं एसिटिक एसिड का, दैट मींस CH3COOH, तो ये किस किन किन आयंस में डिसोसिएट होगा, H++ CH3COO- आयंस में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये क्या है, वीक एसिड है, तो इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ओके। तो आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाले कंसेप्ट में कि जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही जो उसका बेस होगा वो वीक होगा, ठीक है। अब हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा वीक बेस, बस हम लोग क्या करना है, इसमें से एक प्रोटॉन को रिमूव करवाना है। कैसे, HCl जो है एक H+ देगा प्लस Cl-, जो बचेगा ये हमारा वीक बेस होगा। जैसे इस इन केस ऑफ HCl क्लोराइड आयन बचा तो ये हमारा वीक बेस है। एसिटिक एसिड की अगर बात करूं तो CH3COO- हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों, क्योंकि हमारा जिस एसिड से ये स्ट्रॉन्ग बेस बना है वो एक वीक एसिड था। इज इट क्लियर टू यू, गुड।
द एसिड कंटेन्ड इन विनेगर इज, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड? सिंपल है, एसिटिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, लेमन वगैरह में। सिट्रिक एसिड भी सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, लेकिन इन दोनों में मेजर डिफरेंस होता है इनके फॉर्मूले का, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड में होता है C6H8O6, लेकिन सिट्रिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये होता है C6H8O7, ओके। और टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O6, और ये पाया जाता है आपका बनाना हो गया, ठीक है, ग्रेप्स हो गया, इन चीजों में ये पाया जाता है। इज इट क्लियर टू यू? द एसिड इन गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस में कौन सा प्रेजेंट होता है? सीधी बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मींस HCl इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। ये क्वेश्चन आपका एनडीए 2013 में है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हम लोग जो 5th 6th क्लास से पढ़ते हैं। गैस्ट्रिक जूस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आमाशय रस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन, ये आपका 5th 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। देखो एनडीए में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, एनडीए 2013 में, कि द एसिड इन गैस्ट्रिक जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिंपल। सेलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, हमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ढूंढना है इन चारों में, कि इन चारों में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का कंसेप्ट क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। देखिए हमने कॉन्सेप्ट अलग पढ़े हैं। एक कॉन्सेप्ट हमने ये भी पढ़ा है कि भाई जैसे माना इन केस HCl की अगर मैं बात करूं, और HCl को इफ आई विल डिसॉल्व द HCl इन वाटर, दैट मींस इफ आई विल मेक aqueous solution of HCl, then what will I get? I will get H plus ions and Cl minus ions. And if I will make aqueous solution of sodium hydroxide, then what will I get? I will get Na plus ions plus OH minus ions. That means sodium ions and hydroxide ions. तो बेसिकली एक कंसेप्ट तो एसिड और बेसिस का ये था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और बेस क्या होते हैं, जो उनके एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इस केस में अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग ये वाला कंसेप्ट, देखिए ये सब के सब अगर मैं बात करूंगा, जैसे HCOH है, ठीक है, तो ये सब के सब में इस तरह के कंसेप्ट हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग यहां पे बात करेंगे इन कंसेप्ट्स के अलावा हम लोगों ने यहां पे दूसरी एक बात करेंगे। देखिए एसिड और बेसिस के बारे में पता करने के लिए हमारे पास 3 कंसेप्ट आए थे, है ना। एक था अर्हिनियस कंसेप्ट, ठीक, एक कंसेप्ट था ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट, एंड द अनदर वन वाज लुईस कंसेप्ट, ठीक है। तो अर्हिनियस ने कहा था कि उन सब्सटेंस को हम एसिड कहेंगे जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस देंगे, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है तो हमारा क्या होगा, बेस कहलाएगा। ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने इसको और मॉडिफाई किया और कहा कि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, the substances which can donate hydrogen ions, it means H plus ions को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोल देते हैं इनको, यानी कि जो which can donate proton, तो वो क्या होंगे हमारे पास, वो हमारे एसिड होंगे। और which can receive proton, जो उन प्रोटॉन्स को जो है क्या करेगा, ग्रहण करेगा, अपने पास रखेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा बेस कहलाएगा, ठीक। तो ये था ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। अब लुईस कंसेप्ट क्या था, लुईस ने कहा जो इसने लोन पेयर की बात करी कि भाई जो लोन पेयर लेगा वो एसिड कहलाएगा, और जो लोन पेयर देगा
वो हमारा बेस कहलाएगा। इसी के हिसाब से हमारा NH3 जो होता है क्या होगा, एक लुईस बेस है, ये हमारा क्या है, बेस है। क्योंकि देखिए ये अगर मैं पानी में बात करूं, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाऊं, तो ये हमें जो है कोई हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, ठीक है। तो इस पे क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको ये किसी भी एसिड को डोनेट कर सकता है, इसीलिए ये हमारा एक बेस होगा। इज इट क्लियर टू यू? गुड। अब अगर हम बात करते हैं HCOH की, CH3COH की, इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? यानी कि याद रखना, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जो आसानी से, क्या बोल रहा हूं, जो आसानी से क्या कर सकेगा, अपना प्रोटॉन जो है डोनेट कर सकेगा, प्रोटॉन जो है डोनेट कर सकेगा। अब अगर मैं HCOH की बात करता हूं, देखिए HCOH है, CH3COH है, देखिए इसमें एक फंक्शनल ग्रुप तो कॉमन है, COH, यहाँ पे भी COH, यहाँ पे भी COH, यहाँ पे भी COH एंड यहाँ पे भी COH। यानी कि जो भी फंडा होने वाला है ये इस HCH3, C2H5 और C3H7 के कारण से ऊपर नीचे होने वाला है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा वीक बेस, कौन सा वीक एसिड होगा। तो अब पता कैसे करेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग? अब आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, प्लस आई इफेक्ट। दैट मीन्स इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है बेसिकली उन कंपाउंड्स में होता है जिनमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं बात करता हूं CH3 की, तो ये एल्काइल ग्रुप है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना, चार्ज डेंसिटी जो इसके पास होगी, ये इसको CaOH की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा। इसी तरीके से C2H5, ये और बड़ा ग्रुप हो गया इसका, CH3 से बड़ा हो गया C2H5, तो ये और ज्यादा ताकत से पुश करेगा। C3H7 जो और बल्कि ग्रुप हो गया, बड़ा ग्रुप हो गया, तो और ज्यादा ताकत से COH की तरफ क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसको रिपेल करेगा, या हम बोल सकते हैं पुश करेगा उस तरफ को। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जो आसानी से जो है H+ आयन रिमूव कर देगा अपने में से। अब आसानी से H+ आयन तो वही तो रिमूव करेगा जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? भाई इसमें से अगर मुझे HCOH में से हाइड्रोजन आयन रिमूव करवाना है तो ये तभी तो आसानी से पॉसिबल होगा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम होगी। अब इधर की, अब HCOH की बात करते, अब CH3COH की बात करें तो इसमें क्या है, CH3 की टेंडेंसी है इस तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करने की, C2H5 की टेंडेंसी इस तरफ पुश करने की इलेक्ट्रॉन को, ऐसे CH3H7 की भी टेंडेंसी इस तरफ को इलेक्ट्रॉन को धकेलने की है। तो अगर मैं बात करूं प्लस आई इफेक्ट की, तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होता है ना एल्काइल ग्रुप, फॉर एन एग्जांपल C3H7, इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ C2H5। C2H5 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ CH3 एंड CH3 का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ H। तो आसानी से हाइड्रोजन आयन कौन दे पाएगा, HCOH दे पाएगा। आसानी से हाइड्रोजन आयन कौन दे पाएगा, HCOH आसानी से हाइड्रोजन आयन दे पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, इस वजह से आसानी से हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाएगा। इसकी अगर बात करूं तो ये जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, देखिए HCOH है तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, HCOO माइनस प्लस H+। ऐसे ही CH3CO ये कैसे होगा, CH3COO माइनस प्लस H+, ठीक है। ऐसे ये C2H5COO माइनस प्लस H+। सिमिलरली ये भी C3H7COO माइनस प्लस H+। तो इस कारण से क्या होगा, ये स्टेबिलिटी देगा इसको, है ना। और बेसिकली अब मैं बात करता हूं HCO माइनस की। अब इसमें क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल नहीं कर पाएंगे उतना जितना ये कर पाएंगे। तो इस वजह से जो H+ होगा वो आसानी से निकल जाएगा। बल्कि इन केस में क्या होगा, देखिए CH3COH के केस में ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और इस रिपल्शन के कारण से क्या होगा, इसके ऊपर जो है स्टेबिलिटी नहीं होगी, अनस्टेबिलिटी होगी। और इस अनस्टेबिलिटी के कारण से ये H+ आयन को आसानी से रिमूव नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये इन सबसे वीक एसिड्स होंगे सबके सब। फिर भी अगर मुझे सीक्वेंस लगाना हो कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा फिर वीक कौन सा, तो पहले नंबर पे इसको दूंगा, फिर द सेकंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस एंड फोर्थ वन इज C3H7COOH, दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड।
4 कार्बन हो गए ना, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन्स, यानी कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, एसिटिक एसिड का, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए एसिटिक एसिड की अगर मैं बात करूं ना, तो एसिटिक एसिड का जब कभी भी हम डिसोसिएशन दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, कुछ इस कदर दिखाते हैं। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन हम कुछ इस कदर दिखाते हैं। बेसिकली एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, और वीक एसिड होने के कारण से ये पूरा का पूरा जो है डिसोसिएट नहीं हो जाता है, ये अपने आयंस में जो पूरा का पूरा टूट नहीं जाता है, ये अपनी उस फॉर्म में, पूरे की पूरे फॉर्म में, यानी कि एसिटिक एसिड की फॉर्म में भी रहता है, एसिटेट आयंस की भी फॉर्म में रहता है, और हाइड्रोजन आयंस की फॉर्म में भी रहता है। दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन जो है किससे रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और क्या बना देंगे, हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि H प्लस आयन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास अगर सोल्यूशन की बात करूंगा तो हमारे पास एसिटिक एसिड भी रहेगा, एसिटेट आयन भी रहेंगे, और हाइड्रोनियम आयन भी रहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। क्योंकि यहां पे क्या है, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, ये बात याद रखनी है। और वीक एसिड जो होते हैं ना बच्चों, वो पूरे के पूरे अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, इतना याद रखना। अगर यही HCl होता, क्या बोल रहा हूं मैं आपको, अगर यही इसकी जगह पे HCl होता तो आप लोग क्या करते, H प्लस लिखते प्लस Cl माइनस लिखते, और यहाँ पे H प्लस H3O प्लस और Cl माइनस लिखते आप लोग, तो आपका काम बन जाता। क्यों, क्योंकि इसमें इस तरीके से डिसोसिएशन होगा, और वीक एसिड क्योंकि पूरे के पूरे फीबली आयनाइज्ड कहते हैं, है ना, फीबली यानी कि कुछ ही, मतलब कुछ परसेंटेज में ही टूट पाते हैं, पूरे के पूरे परसेंटेज में नहीं टूट पाते हैं। नाउ अमंग्स द ट्राइहैलाइड ऑफ नाइट्रोजन which one is least basic, ट्राइहैलाइड, हैलाइड मींस हेलोजन से आया है ना हैलाइड, तो इनमें से कौन सा लीस्ट बेसिक होगा। तो देखिए लीस्ट बेसिक वो होगा, क्या बोल रहा हूं, लीस्ट बेसिक वो होगा जिसके जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे पाएगा। इसका मतलब यहां पे कौन सा कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे, लुईस कंसेप्ट। देखो लुईस कहता है एक एसिड जो होता है और एक बेस, लुईस कहता है कि एसिड वो है, बेस की पहले बात करता हूं, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो क्या है, बेस। और एसिड क्या है, विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले रहा है वो एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है वो बेस है। इज इट क्लियर टू यू। अब अगर हम बात करते हैं NF3, NCl3, NBr3 और Ni3, अब आप लोग एक चीज जान रहे होंगे, देखिए नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, 1s2 2s2, दैट मींस आप जानते हैं ना 7 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p3। अब ये देखिए आप 2s2 ये है और 2p3 ये है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, एक यहां। अब F3 की बात करता हूं तो फ्लोरीन के कितने एटम, फ्लोरीन को एक चाहिए, 9 होता है, तो इसको एक चाहिए, तो यहां पे एक 3 एटम्स हैं, तो यहां से तीनों फ्लोरीन एटम आकर के NF3 बना देंगे। अब NF3, NCl3, NBr3 और Ni3, अगर हम इनकी बात करें तो इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर तो क्या है, लोन पेयर तो है ही, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर तो है ही। अब अगर मैं इसकी बात करूं, नाइट्रोजन के ऊपर जो है लोन पेयर है, दैट मीन्स इसके ऊपर एक लोन पेयर है, और लोन पेयर होने का मतलब ये तो है कि ये एक बेस है। इज इट क्लियर टू यू, क्योंकि ये किसी को ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब अगर ये एक बेस है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, तो इन चारों में से हमें बताना है कि सबसे लीस्ट बेसिक कौन सा है, यानी कि कौन ऐसा होगा जो जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है उस इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की। इज इट क्लियर टू यू कि कौन सा इन चारों में से कौन सा ऐसा बेस है जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को देने के लिए। देखिए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी,
ये इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे, यानी कि इसमें चार्ज डेंसिटी ऐसी फैली हुई होगी। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज्यादा होने के कारण से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना बच्चों, वो किस तरफ ज्यादा शिफ्टेड होगा? फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन की तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा फ्लोरीन अपनी तरफ खींच के रखेगा। जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन के बीच में वो स्लाइटली शिफ्टेड रहेगा फ्लोरीन की तरफ ज्यादा। अब फ्लोरीन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शिफ्टेड रहेगा तो यहां से नाइट्रोजन यहां से जो है इलेक्ट्रॉन पेयर की जो डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, और जितनी ज्यादा ये उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि यहां पे इस वाले एरिया में अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? कम होगी उतनी। भाई यहां पे क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो NF3 के केस में तो ऐसा होगा। अगर मैं NCl3 के केस में बात करूं तो NCl3 के केस में इतना नहीं होगा। NCl3 बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, है ना। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस न होने के कारण से जो है इलेक्ट्रॉन पेयर की जो अवेलेबिलिटी होगी वो नाइट्रोजन पे रहेगी, है ना। और इस अवेलेबिलिटी के कारण से ये इससे तो ज्यादा बेसिक होगा, लेकिन NBr3 इससे भी ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है और ज्यादा हाई हो जाएगा नाइट्रोजन और ब्रोमीन में। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। अब क्या होगा? उसके तरफ जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ज्यादा शिफ्टेड रहेगा नाइट्रोजन की तरफ। सिमिलरली यही स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। और Ni3 की तरफ सबसे ज्यादा नाइट्रोजन में अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी, और इस ही अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से ये आसानी से इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी एसिड को दे सकेगा, और इसीलिए ये बेस होगा। तो लीस्ट बेसिक हमारा NF3 हो गया। क्यों? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम, द इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन is slightly shifted towards fluorine, और इस शिफ्टिंग के कारण से क्या होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम विल लेस इन कंपैरिजन ऑफ NCl3, NBr3 एंड Ni3। हेंस NF3 इज लीस्ट बेसिक, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगी। भाई जब मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दे सकता हूं? सपोज मैं अपनी बात नहीं करता हूं, X पर्सन की बात करता हूं। अगर X पर्सन के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं तो वो क्या देगा? अब इसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन दे सकेगा? भाई कोई किसी को दे भी तो तभी सकता है जब उसके पास भी हो, है ना। अब सपोज आप क्लास में बैठे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं सबके सब, आपने कि अपने दोस्त से मांगा कि पेन दे दे, तो भाई अगर उसके पास एक ही पेन है काम करने को तो कैसे देगा? खुद भी तो काम करना है उसको। अगर उसके पास दो पेन है तो उसका ऑप्शन है भाई, तब वो दे सकता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा शिफ्टेड रहेगा फ्लोरीन के पास ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी नाइट्रोजन पे, और अगर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगी तो उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज एसिड्स जनरली रिएक्ट विद एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये हम लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, बहुत सही से जानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसेस ऑन रिएक्शन विद एसिड डज नॉट प्रोड्यूस वाटर अलोंग विद सॉल्ट। इसका मतलब इन चारों में से कौन से ऐसे बेस हैं जो एसिड से रिएक्शन करने पर जो है डू नॉट प्रोड्यूस वाटर अलोंग विद सॉल्ट, के साथ वाटर नहीं देते। देखो फॉर एग्जांपल, देखिए एसिड एल्कलीज के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मैं बात करता हूं HCl की। अगर HCl आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देगा? NaCl देगा और H2O देगा। ये हमारा क्या है? सॉल्ट देगा एंड वाटर देगा। तो इतना हम लोग जानते हैं। अब वो बोला इन चारों बेसों में से ऐसा कौन सा बेस है, ऐसा कौन सा क्षार है जो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर हमें सॉल्ट और वाटर नहीं देता। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं अमोनिया की, सबसे पहले मैं नीचे से ऑप्शन शुरू करता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी अगर हम इसको HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या देगा? ये कैल्शियम क्लोराइड देगा और वाटर मॉलिक्यूल देगा। इसको आप बैलेंस को कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी देता है, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी, ये मैंने बता दिया आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट करने पर सॉल्ट और वाटर देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3,
अब मैं यहाँ पे इसलिए इसको लिख दे रहा हूँ NaHCO3 क्योंकि कई बार क्वेश्चन में एनडीए ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि बेकिंग सोडा किसे कहते हैं और नाम दे देगा। देखिए बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। और एक चीज होती है वॉशिंग सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10H2, ठीक है, इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। अब अमोनिया ऐसा है बच्चों जो किसी एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो है सॉल्ट और वाटर नहीं देता है, बल्कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, सोडियम बाइकार्बोनेट if it is reacted with an acid, suppose it is HCl, then what will happen, it will give us NaCl plus carbon dioxide plus H2। is it clear to you? तो हमारे ये तीनों सोडियम बाइकार्बोनेट भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी, ये तीनों के तीनों क्या दे रहे हैं, ये तीनों के तीनों बेस जो हैं एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हमें सॉल्ट दे रहे हैं और वाटर दे रहे हैं। तो अमोनिया जो है एसिड से रिएक्ट करने पर सॉल्ट और वाटर नहीं देता है। When concentrated H2SO4 splits on the surface, it should better immediately cleaned। किससे क्लीन किया जाना चाहिए, जब कभी भी जो है H2SO4 सपोज सरफेस पे गिर जाए तो किससे क्लीन किया जाना चाहिए। तो कई बच्चे बोलेंगे सर ऐसा करते हैं ना विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, हमारे पास एक कपड़े का टुकड़ा है हम उससे साफ करते हैं। नहीं, कपड़े के टुकड़े से अगर आप साफ करेंगे, कभी अगर आप कभी प्रैक्टिकल किया होगा अपने लैब में, तो अगर कपड़े एसिड पड़ जाता है ना कपड़ों में तो सीधा वो कपड़ा जो है जल जाता है, वहां पे इतना बड़ा पैच पड़ जाता है, पूरा वो जो है मतलब जल जाएगा कपड़ा। तो कपड़े से तो काम नहीं बनेगा। बाय एडिंग कोल्ड वाटर, देखिए कोल्ड वाटर भी कभी मत डालिएगा क्योंकि H2SO4 जब कोल्ड वाटर, इट मींस कोल्ड वाटर से वो रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मींस उष्माक्षेपी, यानी कि बहुत ज्यादा हमारी क्या है इसमें हीट इवॉल्व होती है और इस हीट इवॉल्व से जो H2SO4 है वो उछल भी सकता है, इतनी हीट इवॉल्व होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट, इससे भी काम नहीं बनेगा। अगर हम लोग बेरियम क्लोराइड डालेंगे, क्या डालेंगे, बेरियम क्लोराइड, तो हमें क्या होगा, देखिए अगर मैं H2SO4 में मैंने बेरियम क्लोराइड डाला तो देखिए क्या बनेगा, सिंपल फंडा है, यहां पे मुझे मिल जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस HCl। इज इट क्लियर टू यू? तो इसीलिए सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा बेरियम क्लोराइड डालने का, क्योंकि ये हमें सॉल्ट फॉर्म में मिल जाएगा और इसको हम फिर आसानी से साफ कर सकते हैं, क्लीन किया जा सकता है इसको। 9th क्वेश्चन, द बर्निंग सेंसेशन ऑफ अ बी स्टिंग कैन बी स्टॉप्ड बाय रबिंग द अफेक्टेड एरिया विद सोप। दिस इज बिकॉज दिस द बर्निंग सेंसेशन ऑफ बी स्टिंग, यानी कि अगर मधुमक्खी का डंक लग जाए, मधुमक्खी मतलब डंक मार दे, कैन बी स्टॉप्ड बाय, वो जो सेंसेशन होती है ना, बर्निंग सेंसेशन यानी जलन की जो सेंसेशन होती है, उसे कैसे खत्म किया जा सकता है, बाय रबिंग द अफेक्टेड एरिया। जो इन केस अगर उसने किसी के हाथ पे काट दिया तो अगर हम वहां पे सोप लगाते हैं तो क्यों उसकी जो सेंसेशन होती है वो रुक जाती है। कारण सिंपल है, जो बी स्टिंग होती है उसमें क्या होता है, एसिड होता है, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस की जरूरत होगी, और वो बेस जो है सोप होगा इस केस में, क्योंकि सोप को रब कर रहे हैं। तो अब बी स्टिंग इज एसिडिक एंड सोप एंड एल्कली न्यूट्रलाइजेज इट। सीधा इसका आंसर ये बनेगा कि सोप क्या है, एक एल्कली है, बेस उसका नेचर बेसिक है, इस कारण से वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और जो सेंसेशन हो रही है वो रुक जाएगी, बर्निंग सेंसेशन। टर्मरिक रैपिडली बिकम्स कलरलेस ऑन एडिशन ऑफ। टर्मरिक जो है, हल्दी जिसको हम बोलते हैं, वो जल्दी से जो है कलरलेस हो जाती है ऑन एडिशन ऑफ, किसके एडिशन से वो जो है कलरलेस हो जाती है, बेकिंग सोडा, विनेगर, लेमन जूस या अल्कोहल। देखिए जो हल्दी होती है ना, वो एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करती है। अगर हम लोग उसमें बेकिंग सोडा, दैट मीन्स अगर एक बेस डालते हैं टर्मरिक में, तो हमारा जो कलर मिलेगा ना, हमारा जो हल्दी है वो रेड कलर की हो जाएगी टर्मरिक। अगर विनेगर, दैट मीन्स एसिड डालते हैं हम लोग, तो हमारी जो हल्दी है वो येलो की रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेमन जूस भी एसिडिक होगा
तो हल्दी में कोई चेंज नहीं हुआ कलर में। लेकिन अल्कोहल अगर हम डालेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो टर्मरिक रैपिडली बिकम्स कलरलेस ऑन एडिशन ऑफ अल्कोहल। याद रखिएगा, हल्दी क्या है यानी कि टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें एसिड और बेस में डिफरेंस दे सकती है। अगर टर्मरिक में एसिड डालते हैं तो कलर रिमेन्स अनचेंज्ड ऑफ टर्मरिक, अगर बेस ऐड करेंगे तो टर्मरिक जो है रेड कलर का हो जाएगा। pH values for acids A, B, C, D are 1, 2, 4 and 2.5 respectively. Which one of the strongest acid? देखिए, अगर pH स्केल की मैं बात करता हूं तो pH स्केल में इधर हमारा क्या है, 7 होता है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इधर होता है 8 to 14। ठीक है, तो इधर ये 7 जो है हमारा ये न्यूट्रल है, 8 से इधर बेसिक नेचर, एंड 6 अप टू 0 की भी मैं बात करूं तो ये एसिडिक नेचर है। ओके, ये एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी कम जिसकी पीएच वैल्यू होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऐसे मींस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इज इट क्लियर टू यू? तो सबसे कम पीएच वैल्यू किसकी है? 1। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या होगा? ए होगा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आप लोगों ने ए देखा और यहाँ पे ए लगा दिया, नहीं। इन ऑप्शंस को जानबूझ के ऊपर नीचे मैंने इसलिए रखा है ताकि आप लोग यहाँ पे जो है एग्जाम में भी कंफ्यूज करवा सकता है आप लोग को ना। अब आपको पता है कि ए हमारा आंसर, दैट मीन्स 1 हमारा आंसर है। तो 1 का मतलब हमारा ये वाला आंसर ए नहीं है, हमारा ए ये वाला आंसर होगा, दैट मीन्स डी विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? 1 है, ए की पीएच वैल्यू 1 है। इस कारण से ए की पीएच वैल्यू 1 के कारण से हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ए का आंसर क्या है? बी है, ये तो आंसर नहीं है। हमारा ऑप्शन डी का आंसर ए है, इसलिए हम लोग डी के साथ जाएंगे। NH4Cl is a salt of, NH4Cl को क्या बोलते हैं हम लोग? अमोनियम क्लोराइड is a salt of। अमोनियम क्लोराइड किसका सॉल्ट है? तो देखिए, अमोनियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं, HCl plus NH4OH, दैट मीन्स अगर मैं HCl को NH4OH के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो देखिए क्या मिलेगा मुझे? अमोनियम क्लोराइड मिलेगा और पानी मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, अमोनियम क्लोराइड है ना, यहां से अमोनियम ये आयन, ये क्लोराइड, ये आपस में रिएक्ट करके क्या कर देंगे? हमें अमोनियम क्लोराइड दे देंगे और वाटर दे देंगे, ये सॉल्ट है। तो अमोनियम क्लोराइड किसका सॉल्ट हुआ? HCl क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4OH क्या है? वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, दैट मीन्स 12th का हमारा आंसर होगा डी। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होता है अमोनियम क्लोराइड। द कंजुगेट एसिड ऑफ NH2- इज, कंजुगेट एसिड क्या होगा NH2- का? यानी कि NH2- का कंजुगेट एसिड यानी कि ये क्या है? हमारा बेस है। तो देखिए बच्चों, एक बात याद रखना, जब कभी भी आपसे वो पूछे, क्वेश्चन पूछे कि NH2- या कोई भी चीज पूछ दे और बेस पूछ दे, दैट मींस NH2- इधर दिया है और इसका अगर आपको कंजुगेट एसिड निकालना है, ये पूछे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल फंडा आप लोग लगाने वाले हैं। यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन आयन ऐड करवा देंगे। तो जैसे ही आप लोग इसमें हाइड्रोजन आयन ऐड करवाएंगे तो चार्ज जो है न्यूट्रल हो जाएगा, NH3। तो NH3 आपका ऑप्शन ए। यानी कि जब कभी भी हमें जो है बेस दिया हो, कंजुगेट एसिड निकालना हो, तो हम लोग उसमें हाइड्रोजन आयन ऐड करवाएंगे। और अगर कंजुगेट बेस दिया है, एसिड निकालना है, तो हम लोग उसमें माइनस प्लस करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? देखिए, ये हमारे पास क्या था? कंजुगेट एसिड पूछ रहा है इसका, है ना। द कंजुगेट एसिड ऑफ NH2- इज, दैट इज NH3। इसका कंजुगेट एसिड NH3 होगा। Which one of the following salts when dissolved in water makes the solution acidic? इन चारों में से कौन सा सॉल्ट ऐसा है जिसे डिसॉल्व करते हैं जब वाटर में, वो सोल्यूशन को एसिडिक बनाएगा? ठीक है, which one of the following salts when dissolved in water makes the solution acidic? सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट,
सोडियम एसिटेट या फेरिक सल्फेट। देखिए सोडियम सल्फेट की अगर मैं बात करता हूं तो पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम एसिटेट, ठीक है, और फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस। तो अब हमें पता होना चाहिए कि कौन इसको सोल्यूशन को एसिडिक कौन करेगा। देखिए सोडियम सल्फेट की अगर मैं बात करूंगा ना तो सोडियम सल्फेट भी एसिडिक नहीं कर पाएगा सोल्यूशन को। सोडियम एसिटेट किससे बना है, देखिए ये बना है हमारा CH3COOH प्लस NaOH से, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, CH3COONA प्लस H2। अब CH3COOH प्लस NaOH यानी कि क्या है, एसिटिक एसिड है, इधर क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या है मेरा वीक एसिड, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अगर हमारा कोई सॉल्ट तैयार हुआ है, इसका मतलब उसकी नेचर कैसी होने वाली है, उसकी नेचर सिंपल बात है बेसिक होने वाली है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। इस तरीके से Na2SO4 की अगर मैं बात करता हूं तो ये बना है H2SO4 प्लस NaOH से। अब देखिए अगर इन लोग दोनों की स्ट्रेंथ लगभग बराबर हुई, इधर पीएच इसकी डाउन है, इधर पीएच इसकी अप है, तो लगभग लगभग हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल नेचर का मिलेगा। इधर KNO3 की बात करूं तो KNO3 भी हमारा न्यूट्रल ही होगा ऑन एवरेज। कैसे, HCl प्लस, दैट मीन्स नॉट HCl, HNO3 प्लस KOH। तो इनकी भी स्ट्रेंथ क्या है, लगभग लगभग बराबर है। इधर पीएच इसकी कम है, इधर पीएच जिसकी जितनी कम है इतनी इसकी KOH की पीएच क्या है, ज्यादा है। इस कारण से अगर हमें जो एसिड मिले, जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो जो सॉल्ट मिलेगा हमें लगभग न्यूट्रल मिलेगा। हम उसको एसिडिक और बेसिक नहीं बता सकते। लेकिन फेरिक सल्फेट की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो है हमें क्या मिलेगा, ये एसिडिक नेचर का मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, एसिडिक नेचर का मिलेगा, क्योंकि ये किससे बना होगा, H2SO4 प्लस FeOH की होल ट्वाइस, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरस हाइड्रोक्साइड, इससे बना है। अब क्या है, आयरन हाइड्रोक्साइड। अब बेसिकली क्या है, H2SO4 क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है हमारा वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो कोई सॉल्ट तैयार होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, वो एक एसिड नेचर का होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। 15 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम्फोटेरिक। देखिए एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं, गैसेस भी होती हैं, वो सब्सटेंस होते हैं बेसिकली जो दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, जो दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो हमारे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो बेसिकली याद रखना आप लोग, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं या ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिकली एम्फोटेरिक होते हैं। ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर और क्रोमियम, इनके जो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड होते हैं ये हमारे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यानी कि वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, यानी एसिड बेस दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो इधर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं, इसमें भी नहीं, सीधा हम लोग जाएंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैंने क्या बताया, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर एंड क्रोमियम इनके होते हैं यहाँ, और के जो है एम्फोटेरिक नेचर के नहीं होंगे। इफ एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड विद सोडियम एसिटेट, इफ एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड विद सोडियम एसिटेट देन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन विल, देखिए CH3COH, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, CH3COOH प्लस CH3COONA, अगर इन दोनों को हम लोग मिक्स कर देंगे तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए CH3COH और CH3CO माइनस की मैं बात करूं तो इन दोनों में CH3CO और CH3CO, दैट मीन्स इन दोनों में कौन सा आयन कॉमन है, CH3COO माइनस आयन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
ये इन दोनों में कॉमन आयन है, और इस कॉमन आयन के कारण से, क्योंकि इधर भी CH3CO माइनस आ रहा है, इधर भी CH3CO माइनस आ रहा है, ये कॉमन आयन हो गया। इस कॉमन आयन की वजह से क्या होगा कि जो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। दैट मींस बी विल बी द राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर। H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट के चलते हमारे H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इधर भी CH3CO माइनस आयन आएगा और इधर भी CH3CO माइनस आयन आएगा। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज acidity of BF3 can be explained on the basis of which of the following concepts। यानी कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की जो एसिडिटी है, यानी कि जिसका एसिडिक नेचर है, ठीक है, अम्लीय जो उसकी प्रकृति है, उसको किस बेसिस पे, किस आधार पे, इन कंसेप्ट में से किस कंसेप्ट के आधार पे जो है आसानी से समझाया जा सकता है। अर्हेनियस कंसेप्ट तो पहले तो पता होना चाहिए, मैंने बताया भी आपको पहले। अर्हेनियस ने कहा जो एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयंस दे रहे हैं वो हमारे एसिड हैं, जो एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस आयन दे रहे हैं वो हमारे बेस हैं। तो BF3 ना H प्लस आयन दे सकता है ना OH। देखिए हम एसिड की बात करेंगे, H प्लस आयन दे नहीं सकता, तो अर्हेनियस कंसेप्ट तो इस बात को नहीं बता सकता। ब्रॉन्स्टेड लोरी का कंसेप्ट क्या था? इन्होंने कहा कि जो सब्सटेंस H प्लस आयन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, वो हमारे एसिड हैं। जो H प्लस आयन गेन कर सकते हैं वो हमारे बेस हैं। इधर न ये H प्लस आयन डोनेट कर सकता है क्योंकि है ही नहीं। जब है ही नहीं तो कहां से देगा और कहां से देगा, बताइए आप। लुईस कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो लुईस कंसेप्ट में क्या होगा, देखिए लुईस कंसेप्ट बोलता है अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा, तो बेस है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो एसिड है। इज इट क्लियर टू यू? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की मैं अगर बात करूं तो देखिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कैसे है ये बताते हैं। 1s2 2s2 2p1 होगा। 3 यहां पे फ्लोरीन एटम इससे रिएक्ट से जो है अटैच होने, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 2s1 2p2 हो जाएगा। इस कारण से तीनों की तीनों बॉन्ड जो है इससे बना लेगा बोरॉन से, यानी कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बचा नहीं। अब यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, यानी कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे तो सकता नहीं है, केवल ले सकता है, यानी कि ये क्या है, एक एसिड है। और इस कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर वाला कंसेप्ट आ रहा है, तो सीधा हम लोग जाएंगे अपने ऑप्शन नंबर सी के साथ। दैट मींस लुईस कंसेप्ट के हिसाब से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या है, एक एसिड है, क्योंकि ये एक क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आप समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस इलेक्ट्रॉन की कमी है इस स्पीसीज में। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के ये था आज की वीडियो में, और इस तरीके से हमारी जो ये वीडियो थी आज ही कंप्लीट होती है। और इसमें मैंने 17 क्वेश्चन करवाए। इसी चैप्टर का एक वीडियो में और आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, और इस नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर होगा ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, कंसेप्ट्स को पढ़ो, बार बार पढ़ो, समझो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, और जो है बार बार इन कंसेप्ट्स को आप लोग रिवाइज करो। जो मैंने बताए हैं ये तीनों कंसेप्ट, अर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट, इनको पढ़ो। कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस कैसे मिलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, पीएच स्केल से क्वेश्चन पूछ रहा है तो पीएच स्केल को आप लोग ध्यान से देखिए। इन क्वेश्चंस की मदद से भी आप लोग काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर करवाने की हमने कोशिश की है, क्योंकि हम लोग एमसीक्यूज को केवल आपको केवल एक आंसर बता के खत्म नहीं कर रहे हैं। हम लोग आपको जो है चारों के चारों ऑप्शन बता रहे हैं कि एक तो आंसर उसका है, बाकी 3 और भी बता रहे हैं, ताकि आप लोगों के वो तीनों ऑप्शन भी तैयार हो सकें, ताकि आप लोग जो आसानी से अपने
जो है उन कंसेप्ट को भी समझ सकें जो कि उस पार्ट का हिस्सा नहीं, उन क्वेश्चनों में जो उसका ऑप्शन नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नई वीडियो में कुछ और इन्हीं कंसेप्ट्स के, देखो नए कंसेप्ट तो आने नहीं है, इन्हीं कंसेप्ट्स के नए क्वेश्चंस के साथ, बिल्कुल वही एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिएगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। तब तक के लिए बच्चों बाय।